जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस संविधान की यात्रा सीरीज के 9वें एपिसोड में आप सभी जानते हैं कि संविधान की यात्रा सीरीज के तहत हम संविधान से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तथा उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले के तहत आज हमारा 9वां एपिसोड है, जिसमें हम राष्ट्रपति की या फिर कहें आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल को पिछली वीडियो में चर्चा किया है तथा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कहां पर देखने को मिलता है तथा वित्तीय आपातकाल किस कारण लगाया जाता है तथा उसके लगाने पर हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वित्तीय आपातकाल होता क्या है तथा उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। उन सभी बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस संविधान की यात्रा सीरीज के तहत। अगर आपने हमारे चैनल टीडीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इस संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों से आप अवगत होते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वित्तीय आपातकाल। इस वित्तीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं, नाम से स्पष्ट है कि वित्तीय मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से संबंधित आपातकाल होगा, वो कहलाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का अगर मैं बात करूं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। और इस वित्तीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं वित्तीय आपातकाल का संबंध वित्त से होगा। जब देश की साख क्या हो, खतरे में हो। मैंने क्या कहा, साख। जब देश की साख, साख का अर्थ होता है मार्केट वैल्यू। जब हमारे देश की मार्केट वैल्यू कम हो और हमको विदेशों से उधारी मिलना बंद हो जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, आर्थिक संकट आ जाती है देश में, मतलब वित्तीय संकट आ जाती है। तब उस स्थिति में क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मतलब मैंने कहा। अब इसके कारण की अगर मैं बात करूं तो कारण क्या है, कारण इसमें क्या लिखा है, साख को खतरा, साख को खतरा अर्थात क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाना। क्या हो जाना, मार्केट वैल्यू कम हो जाता। जब मार्केट वैल्यू कम होगा तो हमको विदेशों से क्या होगा, उधार मिलना बंद हो जाएगा। जब उधार मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, देश में वित्तीय संकट हो जाएगा। अर्थात इसका कारण अगर पूछे तो वित्तीय संकट इसका मुख्य कारण पूछे, वित्तीय आपातकाल लगाने का मुख्य कारण क्या है, अगर आप लोगों से प्रश्न कोई पूछता है तो उसका मुख्य कारण होगा देश में वित्तीय संकट। अब ये तो हो गई कारण। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद है 360 में देखने को मिलता है और उससे संबंधित जो कारण होता है वो वित्तीय संकट है। अगला मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है तथा पिछले क्या टॉपिक में भी चर्चा किया है। जैसे हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा, संवैधानिक आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन में पढ़ा। राष्ट्रीय आपातकाल मुख्य कारण हम क्या देते, 3 कारण है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति। उसी प्रकार जब हम राष्ट्रपति शासन देख रहे थे तो उसका कारण हम लोगों ने देखा था कि क्या देखे थे, संवैधानिक तंत्र की विफलता तथा दूसरा स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना तथा गठबंधन का भी न बनना। तो उससे क्या होता था, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता। तीसरा हम देख रहे हैं वित्तीय आपातकाल। देश में वित्तीय संकट जब उत्पन्न होता है तो उस परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल देख रहे थे तो उसकी घोषणा किसके द्वारा की जा रही थी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जा रहा था तो उसकी घोषणा भी किसके द्वारा की जा रही थी, राष्ट्रपति की। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं तो इसकी घोषणा भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब देखो राष्ट्रपति, देखो पहली बात जैसे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है,
राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मतलब राष्ट्रपति कहीं ना कहीं किसकी सहायता से, मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल की सहायता से ही कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। मैंने कहीं पर भी उसमें मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख नहीं किया है। और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है उसको पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप लोग देख लीजिए, ताकि आगामी जितने भी वीडियो आएंगे उससे संबंधित जितने भी प्रावधान है आपके माइंड में क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो जाए। तो घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी की सलाह से ही करेंगे। अगर मैं इसकी सलाह की बात करूं तो सलाह किससे लेते हैं, सलाह की अगर मैं बात करूं तो सलाह मंत्रिपरिषद, सलाह मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के 74वें नंबर के अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और इस मंत्रिपरिषद के तहत कौन कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, फिर राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार मिला रहता है, स्वतंत्र प्रभार मिला रहता है। दूसरा फिर राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री, और कौन आते हैं, उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ये आते हैं और इन्हीं से सलाह लेकर राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अर्थात अगर आप लोगों से प्रश्न कोई पूछे कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं किन की सलाह से, तो आपका आंसर आना चाहिए मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह से करते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। और उसी प्रकार जो राष्ट्रपति शासन होता है उसकी उस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह से करते हैं, राज्यपाल की सलाह से करते हैं। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये देखते हैं, ये तो सलाह हो गया। अब देखते हैं कि इसकी अवधि क्या होगी। अवधि मतलब कितने दिनों तक इस वित्तीय आपातकाल को लगाया जा रह सकता है। तो जैसे हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल को देखा कि 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेता है और 6-6 महीने के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। अब प्रत्येक बार संसद से अनुमति लेने पर 6-6 माह के लिए कार्यकाल को बढ़ाकर अनिश्चित काल तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को रखा जा सकता है, वो भी देखा हमने। दूसरा देखें हम राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल जिसको कहते हैं, उसको जब लगाते हैं तो घोषणा की तिथि से अगले 2 माह के भीतर में क्या लेना रहता है, अनुमति लेना रहता है संसद से। अगर 2 माह की अवधि के भीतर में संसद से अनुमति नहीं लेता है तो वह स्वतः समाप्त माना जाता है। अगला हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल। इसकी अवधि की अगर मैं बात करूं, इसकी अवधि क्या होता है, घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर संसद से अनुमति जरूरी होता है। क्या होता है, घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद से अनुमति जरूरी होता है। मैंने क्या कहा, जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, तो अगर वित्तीय आपातकाल की तिथि को और आगे बढ़ाना है तो घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर क्या लेना रहता है, संसद से अनुमति लेना रहता है। अगर 2 माह के भीतर क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल की अवधि को बढ़ाने के लिए संसद से अनुमति नहीं लेते हैं, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि अनुमति ना ले तो यदि अनुमति न ले तो स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि अनुमति न ले तो स्वतः समाप्त हो जाता है। बाय द वे, अगर क्या हो जाता है, 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेता है तो क्या होता है, हमने देखे संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन में 2 माह के भीतर यदि क्या करते हैं, संसद से अनुमति लेते हैं तो 6 माह के लिए क्या किया जाता है, संवैधानिक आपात या फिर राष्ट्रपति शासन बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि संसद से अनुमति लेते हैं, यदि संसद से अनुमति लेते हैं तो
वित्तीय आपातकाल की अवधि को अनिश्चित काल तक के लिए रखा जा सकता है, अनिश्चित काल तक के लिए रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। देखो, यदि संसद से अनुमति लेते हैं तो हम राष्ट्रपति शासन हो या फिर राष्ट्रीय आपातकाल हो, उसमें देखा था कि 6 माह के लिए क्या क्या किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। मतलब 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन हो या फिर राष्ट्रीय आपातकाल हो, संसद से अनुमति लेकर प्रत्येक बार अनुमति लेने पर 6 माह के लिए अवधि को बढ़ाया जाता था। लेकिन वित्तीय आपातकाल में एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें नोट करके ही आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। क्योंकि यदि उसमें देखो 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल की अवधि को बढ़ाना है, अगर संसद से घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर अनुमति लेता है तो एक बार अनुमति लेकर उसकी अवधि को अनिश्चित काल तक के लिए रखा जा सकता है। इस चीज को आप लोग अंडरलाइन करके रख लीजिएगा कि अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाकर रखा जा सकता है। बाकी में 6 माह के लिए बढ़ाया जाता था, तो ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। अगला देखो, ये तो था क्या, इसकी अवधि। अगला देखते हैं कि जब क्या होता है, अब तो ये क्या है, वित्तीय आपातकाल लगा, लेकिन अगर हमको बाय द वे बीच में क्या करना है, वित्तीय आपातकाल को समाप्त करना है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है उसको हम समझते हैं। अगर वित्तीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जाए, वित्तीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जाए, समाप्त कैसे किया जाए। पहली बात, पहला कंडीशन मैं बताया था कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसकी अवधि को बढ़ाने के लिए घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर संसद से अनुमति की आवश्यकता होती है, ये पहला कंडीशन है। लेकिन उसमें मैं बताया था कि अगर 2 माह के भीतर संसद से अनुमति नहीं लेता है तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पहला मतलब समाप्ति का पहला कारण क्या होगा, अगर वो अनुमति नहीं ले तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के घोषणा के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ये दूसरा हो गया। तीसरी बात क्या होता है, संसद से सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो मैंने क्या बताया, 3 प्रावधान बताए, 3 शर्तें। पहला क्या हो सकता है, यदि अनुमति न ले तो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, यदि राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तीसरा, संसद से सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। चलिए लिख लीजिए, पहला पहला करके लिख लीजिए। पहला, घोषणा की तिथि से, घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर संसद से अनुमति न ले तो, पहला, तो भी क्या हो सकता है, समाप्त हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करके, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करके भी वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा क्या होता है, संसद से सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। ये इनको समाप्ति करने के नियम या फिर शर्तें या फिर जो प्रावधान भी कह सकते हैं वो है। पहला क्या है, घोषणा की तिथि से यदि 2 माह के भीतर क्या लेते, अनुमति नहीं लेते तो समाप्त हो जाएगा। दूसरा कंडीशन मैं बताया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करके समाप्त किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन है, संसद से सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ये क्या किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ये तो होता समाप्ति की कुछ प्रावधान। अगला हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो उस समय देश में क्या प्रभाव पड़ता है। यहां से प्रश्न हमेशा बनता है, वित्तीय आपातकाल के समय प्रभाव, वित्तीय आपातकाल के समय क्या होता है, प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो प्रभाव में ये लिखा हुआ है कि प्रशासकों तथा न्यायाधीशों की वेतन में कटौती। पहला क्या लिखा हुआ है, प्रशासकों तथा न्यायाधीशों, पहला प्रावधान क्या है, पहला, प्रशासकों
तथा की कटौती। देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, पहला चीज क्या लिखा हुआ है, प्रशासक लिखा हुआ है, प्रशासकों, पहला चीज क्या लिखा हुआ है, प्रशासकों, प्रशासकों, तथा दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है, न्यायाधीशों की वेतन में कटौती। प्रशासकों से तात्पर्य क्या है, जो केंद्र होते हैं, केंद्र तथा क्या है, राज्य, क्या है, कर्मचारी, मतलब केंद्रीय और राज्य स्तर के जितने भी कर्मचारी होंगे उनके वेतन में क्या होगी, जब वित्तीय आपातकाल लगा रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगी, केंद्र तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती होगी, पहला। और दूसरा क्या होगा, जितने भी न्यायाधीश होंगे उनके वेतन में कटौती होगी, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, अगर वित्तीय आपातकाल लगा है और उस स्थिति में किसी राज्य में बजट पेश करना है तो बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्रपति महोदय अभी वित्तीय संकट है देश में करके मना कर देते हैं तो बजट को पेश नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है, बजट, अगर राज्य में क्या करना है, बजट पेश करना है, राज्य में बजट पेश किसकी अनुमति से होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। अगर क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लगा है और उस समय किसी राज्य का बजट पेश करना है तो उस सीजन में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता होती है। और तीसरा चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रशासकों तथा न्यायाधीशों के वेतन में कटौती। प्रशासकों तथा न्यायाधीशों के वेतन में कटौती, लेकिन जो संसद होते हैं या फिर विधानमंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन में वित्तीय आपातकाल के समय भी कटौती नहीं होती। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, जो संसद, क्या लिखेंगे, संसद, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन में कटौती नहीं होती है। मतलब क्या हुआ, जैसे जो राज्य तथा केंद्रीय स्तर के कर्मचारी होंगे तथा न्यायाधीश होंगे उनके वेतन में कटौती होगी, लेकिन जो विधायक होते हैं या फिर सांसद होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं, उनके वेतन में कटौती वित्तीय आपातकाल के समय भी नहीं होता है। और अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि अब तक भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है तो उसका आंसर होगा 0। आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो साथियों, ये तो था हम आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत पढ़ रहे थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनुच्छेद नंबर 53 यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम सामान्य शक्तियों को एक एक करके देखा। सामान्य शक्तियों के तहत कार्यपालिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां तथा वित्तीय शक्तियों को हमने देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा, अगला देखा आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल देखा। आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भी चर्चा किया है। और आज हमने चर्चा किया वित्तीय आपातकाल से संबंधित जितने भी जुड़े प्रावधान हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को एक एक करके समझने का प्रयास किए। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट था वित्तीय आपातकाल से संबंधित वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। और आगामी परीक्षा में जो भी प्रश्न इनसे बन सकता है उन सभी प्रश्नों को जब आप टेकल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो हम इस संविधान की यात्रा सीरीज के तहत अभी राष्ट्रपति वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जितने भी प्रावधान था आज की इस एपिसोड में खत्म हो जाए। अगला हम राष्ट्रपति की जो 54वां जो अनुच्छेद है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, निर्वाचक मंडल पढ़ते हैं। 55 में हम पढ़ेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया। एक एक करके प्रत्येक आर्टिकल को बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे इस संविधान की यात्रा सीरीज का साथ दीजिए और इसी प्रकार अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारी इस क्लास TDM क्लासेस से। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इस संविधान से नई टॉपिक से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।